हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के जो एक प्रमुख चैप्टर या फिर टॉपिक बोल सकते हैं, जो प्रस्तावना है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये प्रस्तावना। तो क्योंकि हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भारतीय प्रस्तावना से, है ना, संविधान की प्रस्तावना से। ठीक है, तो देखते हैं जो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इससे। हम लोग मुख्यतः एग्जाम के दृष्टिकोण से ही मेरा ये नोट्स है, तो बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कुछ नहीं दिया हूँ, क्योंकि फालतू का समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। जो एक्यूरेट क्वेश्चन आते हैं मैं वही इसमें शामिल करने के प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू से अंत तक देखिएगा, फिर मुझे नहीं लगता कि संविधान का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा आपसे। तो देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे पहला लाइन में जो लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, है ना। चलिए दूसरे स्लाइड में देखते हैं, हम भारत के लोग। ठीक है, तो हम भारत के लोग जो है वो बहुत यहाँ छोटा सा है, लेकिन बहुत मायने रखता है संविधान में, है ना। हम भारत के लोग, है ना। तो इसका क्वेश्चन, हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि हम भारत के लोग जो संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है उसका तात्पर्य क्या है। ठीक, तो उसका तात्पर्य यही है कि शासन करने की शक्ति जो है वो भारत के लोगों में है। ठीक, कैसे, थोड़ा इसको डिटेल जानते हैं। शासन करने की शक्ति भारत के लोगों में कैसे है, तो भारत के जनता के ही द्वारा जो चुने जाने वाले प्रतिनिधि होता है उनके द्वारा शासन होता है। तो अल्टीमेटली जो जनता चुन के भेजेंगी जिनको, उनके द्वारा ही शासन किया जाता है। तो शासन का केंद्र जो है वह जनता में निहित है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम भारत के लोग हैं, उसका तात्पर्य ये है। ठीक है, कि शासन करने की शक्ति जो है वो जनता में निहित है। ठीक है, दूसरा शब्द आता है संप्रभु। संप्रभु मतलब होता है जो भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है ना। भारत पे कोई दबाव नहीं बना सकता है, कोई अपना नियम इम्पोज नहीं कर सकता है कि मैं जैसा बोलूंगा ऐसा को करना पड़ेगा। ठीक है, भारत किसी भी फैसले को लागू करने के लिए, लेने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभु का मतलब यही। उसके बाद समाजवादी व्यवस्था मतलब होता है कि जो समाजवादी व्यवस्था मतलब होता है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए, जो किसी भी व्यक्ति को समाज में कम या ज्यादा का अधिकार नहीं, सबका समान व्यवहार होनी चाहिए, सब समाज समान अधिकार होना चाहिए। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत यही आता है। ठीक है, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, है ना। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसका मतलब ये होता है राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, है ना। कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा कि यही मेरा धर्म है और इसी के अकॉर्डिंग आप सबको चलना पड़ेगा। यहाँ है कि सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से माना जाएगा और सभी धर्मों को समान रूप से माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोक के द्वारा जो तंत्र है मतलब शासन, है ना। जो भारत के लोगों के द्वारा जो शासन है उसको हम लोकतंत्रात्मक बोलते हैं। और गणराज्य मतलब होता है राज्य का प्रमुख, है ना। राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। बात क्लियर हुआ। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोगों के द्वारा जो शासन होता है, मतलब शासन जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह होगा, क्योंकि लोगों के द्वारा बनाया गया शासन है ना। आपको लोगों की तरह बैठाया गया है वहां पे, है, इसलिए आपको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। और राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। ठीक है, अगले चलते हैं, अगले स्लाइड में क्या है, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई है? तो न्याय की बात किया गया है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको नाम भी पूछ सकता है और कितने प्रकार के हैं ये भी पूछ सकता है। बात क्लियर हुआ? तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं संविधान के न्याय पर, है ना। तो थोड़ा थोड़ा अपन इसको देख लेते हैं। सामाजिक न्याय मतलब होता है समाज में सभी लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना, ताकि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो और सभी को समान अवसर मिले। ठीक है, किसी के साथ समाज में मतलब दो टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए कि अमीरों के लिए कुछ और व्यवस्था, गरीबों के लिए कुछ और व्यवस्था। सबके लिए एक समान व्यवहार होना चाहिए। वही जो भी व्यक्ति हमारे समाज में रहते हैं सभी के लिए एक प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। आर्थिक न्याय में होता है एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें सभी लोगों को समान अवसर मिले। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक न्याय। उसके बाद चलते हैं राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है जो राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है राजनीतिक प्रणाली में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करना। जो राजनीतिक प्रणाली है हमारे यहाँ की, पंचायत से लेके संसद तक जो व्यवस्था की गई है ना, उसमें सभी का समान प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और अपने वहाँ जो सीट की बंटवारा होता है हमारे यहाँ, उसमें भी सबको समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। जो भी मतलब उनके लिए जो भी नियम बनाए जाते हैं, सबको समान रूप से समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को भी हमारा संविधान लोगों को गारंटी देता है कि आपके साथ में राजनीतिक न्याय भी करूँगा और आर्थिक न्याय भी करूँगा और सामाजिक न्याय भी दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें मेरा जो अभी तक का अनुभव है, आपसे बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रकार के न्याय हैं, ठीक है, और कौन कौन से न्याय हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं जो संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता दी गई है यहाँ पे 5 प्रकार के: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो पहले ही लाइन में हमने उल्लेख कर दिए हैं जो ये है स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसको हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो 5 प्रकार की है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानने में कोई दिक्कत नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है, उन्हें विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने विचारों को बिना किसी रोक टोक के व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, वो होता है व्यक्ति, है ना। उसके बाद विश्वास, हर व्यक्ति अपना बिना किसी दूसरे इंटरफेयर के, बिना किसी दूसरे प्रभाव के अपना धार्मिक या धर्म या विचारधारा में विश्वास करने की स्वतंत्रता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम इसी धर्म को मानो, इसी विचार को मानो, है ना। सबका अपना अपना निजी मामला है और इंसान अपने निजी मामलों को खुद डिसीजन ले सकता है। धर्म की स्वतंत्रता वही हो गया कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। उपासना की स्वतंत्रता हो गई, हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। उपासना कर सकता है उनका जिनको जिस धर्म के हों वो, उनको कोई ये नहीं है कि आप किसी इंडिविजुअल धर्म को ही मानो, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है किसी को। ठीक है, उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता। समाज में क्या होता है, प्रतिष्ठा, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, उसको मैं प्रतिष्ठा नहीं दूंगा, उनको सम्मान नहीं दूंगा, तो ये भी गलत है ना।
तो ये भी तो मुख्तलिफ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको ये पूछेंगे कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की क्षमता का वर्णन किया गया है, उल्लेख है। तो आपको मेन क्वेश्चन यही से आएंगे कि भाई भारतीय संविधान में 2 प्रकार की क्षमता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन से 2 प्रकार की क्षमता का उल्लेख है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की। तो इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। जो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और किसी को भी उसकी सामाजिक स्थिति, जाति, धर्म, लिंग या अन्य विशेषताओं के आधार पर अपमानित या कमतर नहीं समझा जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे और तब समझ में आ जाएगा सही से, ठीक है। तो उसके बाद अवसर की समानता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए, जैसे शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए सबको समान अवसर मिलनी चाहिए। जो किसी भी काम के लिए ये नहीं है कि कोई स्पेशल है तो उनको ही ये काम करना है ना। रोजगार के भी अवसर मिलना चाहिए समान रूप से, या फिर किसी भी काम के लिए समाज में कभी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, है ना। सभी अपनी क्षमता और प्रतिभा को उपयोग करने का समान मौका मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत बच्चे गलत करके आते हैं क्वेश्चन को ध्यान रखना आप लोग। जो भारतीय संविधान सभा आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग भी कि, और दूसरा चीज है कि 26 तारीख को 26 नवंबर को एक और चीज के लिए याद रखना पड़ता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो संविधान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ इसमें रह गया है, और यदि रह गया है तो आप कमेंट करेंगे और मैं फिर उसको समराइज करके क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा। आज तक के जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, कुछ फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को। तो फिर आगे और मैं अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और अच्छी जानकारी लाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है।